का एक प्यारा सा हाथी था जो अकबर का बहुत ही चहीता था। अकबर जहाँ भी जाते हमेशा गजराज को अपने साथ ले जाते थे। एक दिन की बात है, गजराज रात को अपने अस्तबल में खड़ा था कि तभी उसने देखा कि एक चोर राजमहल से कुछ चुरा कर भाग रहा था। वो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर महल के सिपाही बाहर आकर देखने लगे। तब तक वो चोर वहां से भाग चुका था। गजराज को क्या हुआ है? ऐसे अचानक से क्यों चिल्लाने लगा? देखो तो जरा इधर उधर, कोई चोर तो नहीं है ना? अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है। क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया? अरे नहीं भाई, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। चलो अंदर जाते हैं। वैसे भी गजराज भी अब शांत हो चुका है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। सिपाही अंदर चले जाते हैं। सुबह होते ही जैसे ही महावत गजराज को चारा डालने के लिए आया, गजराज फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। गजराज इतने जोर जोर से चिल्लाने लगा था कि दरबार में राजा अकबर तक गजराज की चिल्लाने की आवाज पहुंच गई। बिरबल, ये तो गजराज की आवाज है ना? हमारा गजराज ऐसे अचानक इतना चिल्ला क्यों रहा है? पता नहीं महाराज, सिपाही बता रहे थे कि कल रात भी गजराज चिल्ला रहे थे। मैं तो कहता हूँ हमें गजराज को वैद्य जी को दिखाना ही चाहिए। हाँ बिरबल, तुरंत गजराज को वैद्य को दिखाओ। थोड़ी ही देर में बिरबल वैद्य को लेकर गजराज के पास जाते हैं। बिरबल जी, गजराज तो बहुत गुस्से में लग रहा है, मुझे क्षमा कीजिए। अभी गजराज के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कहकर वैद्य जी भी वहां से चले जाते हैं कि तभी बिरबल वहां खड़े रहकर सोचने लगते हैं। गजराज ना तो बीमार लग रहा है और ना ही उसे कोई चोट आई है, तो फिर वो ऐसे क्रोधित क्यों हो रहा है? क्या पता, शायद उसे भूख लगी हो। महावत, गजराज को जरा चारा डालिए। महावत जैसे तैसे डर डर के गजराज के पास चारा लेकर जाने लगता है, लेकिन महावत को देखकर गजराज फिर से चिल्लाने लगता है और महावत के पीछे दौड़ने लगता है। महावत जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और एक छोटी सी झोपड़ी में छुप जाता है। जैसे ही ये सारी बातें अकबर को पता लगती है, तो अकबर उसे पागल हाथी घोषित कर देता है और उसे जंगल में छोड़ देने के लिए कहते हैं। सिपाही जैसे तैसे गजराज को जंगल में छोड़कर वापस महल में आते हैं। यहाँ पूरे राज्य में गजराज के पागल होने की चर्चा शुरू हो जाती है। सिपाहियों, ध्यान रखना कि गजराज फिर से महल में ना आ पाए। जैसे ही रात होती है, तो बिरबल गजराज को राजमहल के पास में देखता है। अरे ये तो गजराज है, लेकिन ये राजमहल की तरफ ऐसे क्यों देख रहा है भला? बिरबल भी महल की तरफ ध्यान देने लगते हैं। तभी बिरबल देखते हैं कि एक आदमी महल के दीवार से राजा के गुप्त खजाने के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही गजराज ने उसे देखा, तो गजराज जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब बिरबल भी उसे पकड़ने के लिए सिपाहियों के साथ उस दीवार की तरफ भागने लगे, लेकिन वो चोर वहां से भाग चुका था। अरे ये क्या? ये तो वही घास की लकड़ियां है जो महावत गजराज को देता था, लेकिन ये यहाँ कैसे? बिरबल जी, वो चोर आज भी हमारे हाथ से निकल गया। हम उसे नहीं पकड़ पाए। कोई बात नहीं, शायद मुझे चोर मिल गया है। सुबह होते ही बिरबल दरबार में आकर राजा अकबर को सारी बात बता देते हैं। सिपाहियों, ये सब क्या हो रहा है? महल में कोई घुस आता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारा ध्यान किधर है? बिरबल, तुम अभी के अभी जाओ और उस चोर को पकड़ कर ले आओ। जिसने हमारा खजाना चुराने की कोशिश की, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, हमें उस चोर को पकड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहे तो उसे चंद लम्हों में पकड़ सकते हैं महाराज। वो यही इसी महल में है। ये तुम क्या कह रहे हो बिरबल? चोर, और वो भी महल के अंदर के लोगों में से कोई? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जी महाराज, बस उस चोर को पकड़ने के लिए हमें गजराज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं गजराज को राजमहल में लेकर आ सकता हूँ? बिरबल, लेकिन वो पागल हाथी हमारी क्या मदद करेगा? और कहीं उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की तो क्या करोगे? नहीं महाराज, वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर बिरबल गजराज को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पेड़ के पास गजराज दिखाई देते हैं,
बीरबल बड़े ही प्यार से गजराज के पास कुछ घास लेकर जाते हैं और उसकी सूंड को थपथपाते हैं। गजराज भी अब शांत हो जाता है और चारा खाकर बीरबल के साथ महल की ओर निकल पड़ता है। गजराज को देखकर सब डर जाते हैं। महाराज, महल में जितने लोग हैं सभी को एक कतार में आकर खड़े रहने की आज्ञा दीजिए। महाराज सभी को एक कतार में खड़े रहने की आज्ञा देते हैं। जैसे ही सभी सिपाही, महावत, नौकर एक कतार में खड़े हो जाते हैं, तभी बीरबल गजराज को सामने लेकर आते हैं। बताओ गजराज, वो चोर कौन था? गजराज महावत के पास जाता है और उसे सूंड से उठाकर पटक देता है और अकबर के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। अकबर गजराज का बदला रूप देखकर चौंक जाते हैं। देखा महाराज, गजराज तो बेचारा हमें सिर्फ चोर के बारे में बताना चाह रहा था, इसीलिए वो महावत को लेकर इतना क्रोधित हो रहा था, क्योंकि उसने महावत को रात में आपके कमरे की दीवार के पास देख लिया था और हमने तो गजराज को ही पागल हाथी घोषित करके जंगल में छोड़ दिया। हाँ बिरबल, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने बिना कुछ जाने अपना फैसला सुना दिया। जी महाराज, इसलिए हमें कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आज गजराज ना होते तो शायद हम चोर को कभी पहचान ही नहीं पाते और बेचारे गजराज, उनकी कोई गलती ना होने पर भी उन्हें ये सजा मिल जाती। तुम सही कह रहे हो बिरबल, आगे से हम हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे। कई साल पहले की बात है। महाराज अमर सिंह का राज्य था। वो बहुत ही उदार दिल, दूसरों का भला करने वाले दयालु राजा थे। उनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य से नाता जोड़ना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी। महाराज अमर सिंह को एक पुत्री थी जिसका नाम सुमित्रा था, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। सुमित्रा शादी के लायक हो चुकी थी, तो राजकुमारी सुमित्रा के लिए दूर दूर से रिश्ते आना शुरू हो चुका था। एक दिन महाराज अमर सिंह सुमित्रा से, सुमित्रा, आपके लिए विश्व राज्य के राजकुमार का रिश्ता आया है। अगर आप चाहो तो हम उनसे रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। अपने पिताजी के बात सुनकर राजकुमारी सुमित्रा, पिताजी, हम चाहते हैं कि हमारा पति जो इस राज्य का महाराज बनेगा, उसे किसी चीज का कोई गर्व ना हो, जिसके मन में दया भाव कूट कूट कर भरा हो, साथ ही जो हमारे साथ मिलकर एक अच्छा अनुशासक बने, हमारे मन के साथ साथ हमारे राज्य के हर एक इंसान का ख्याल रखे। पुत्री, ऐसा पति तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा, क्योंकि हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपका स्वयंवर जरूर कर सकते हैं। जी पिताजी, हमारी कुछ शर्तें होंगी जो हमसे शादी करने वाले राजकुमारों को माननी पड़ेगी। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। आखिर तुम हमारी एक शूरवीर, पराक्रमी और बुद्धिमान के साथ साथ इकलौती बेटी हो। राजकुमारी सुमित्रा एक बहुत ही पराक्रमी, शूरवीर, दानशूर और बुद्धिमान राजकुमारी थी, तो महाराज भी उसके लायक ही उसके लिए वर ढूंढना चाहते थे। अब महाराज राजकुमारी सुमित्रा का स्वयंवर आयोजित करते हैं। उस स्वयंवर में कई देशों के राजकुमार आमंत्रित थे। स्वयंवर का दिन पास आ रहा था। सारे राजकुमार राजकुमारी सुमित्रा से शादी करना चाहते थे। राजकुमारी ने उनके लिए रहने के लिए एक अलग ही व्यवस्था करवाई थी। अब राजकुमारी एक राजकुमार का रूप धारण कर लेती है और अपने एक गुप्तचर को अपने साथ लेकर उन राजकुमारों के बीच में जाती है और उनसे, प्रणाम राजकुमारों, हम अरबी राज्य के राजकुमार सुमित है। हम भी आपके जैसे ही राजकुमारी से शादी करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आपसे भी दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप सब हमसे दोस्ती करेंगे? राजकुमारी के ऐसे कहते ही उनमें से सिर्फ 5 राजकुमार ही उनसे दोस्ती करते हैं और बाकी के राजकुमारों में से एक, हम भी यहाँ राजकुमारी से स्वयंवर करने आए हैं, ना कि किसी से दोस्ती करने आए हैं। हम चलते हैं। अगर इतनी दूर राजकुमारी से मिलने आए हैं तो उन्हें ही जानेंगे वो कैसी है। और वहाँ से चले जाते हैं। अब राजकुमारी 5 राजकुमारों से दोस्ती करती है, उन्हें जानने की कोशिश करने लगती है। शाम के समय महाराज ने जानबूझकर राजकुमारी के कहने पर सभी राजकुमारों की खातिरदारी करने के लिए मद्य की व्यवस्था करवाई और महाराज राजकुमारों से, आप सभी हमारे मेहमान हैं और आपकी खातिरदारी करना हमारा कर्तव्य है। तो आज आपके लिए पेश है हमारे राज्य की सुंदर नर्तिका प्रणाली,
आशा करते हैं आप सभी इसका आनंद जरूर लेंगे। महाराज की बात सुनकर 5 राजकुमार जिन्होंने राजकुमारी से दोस्ती की थी, उनमें से 3 राजकुमार सामने आते हैं और वो महाराज से, प्रणाम महाराज, हम आपके आभारी हैं और ये हमारा भाग्य भी है कि आप हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, किंतु हमें इस बात में कोई रुचि नहीं है। हम इस राज्य के अखाड़े में शस्त्रकों को देखना चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो। तीनों राजकुमारों को देखकर महाराज खुश हो जाते हैं। वो एक सैनिक को उन तीनों के साथ अखाड़े में जाने की अनुमति देते हैं। अब वो तीनों वहां जाकर शस्त्रों की जानकारी हासिल करते हैं। महाराज और राजकुमारी दोनों उन तीनों के पीछे अखाड़े की ओर प्रस्थान करते हैं और उन्हें अखाड़े में अभ्यास करते देख राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। राजकुमारी को खुश देखकर महाराज, सुमित्रा, क्या अब हमारी दामाद ढूंढने की प्रतीक्षा खत्म हो चुकी है? नहीं पिताजी, अभी एक पड़ाव बाकी है जिसे पार करते ही हमें हमारे राज्य के भावी महाराज मिल जाएंगे। आखिरी पड़ाव? और वो क्या है पुत्री? आप सिर्फ इन तीनों राजकुमारों को हमारे राज्य की सुंदर पहाड़ियाँ देखने के लिए भेज दीजिएगा। आगे का हम खुद संभाल लेंगे पिताजी। जरूर पुत्री, हमें तुम पर गर्व है। हम जानते हैं तुम जो भी करोगी वो बिल्कुल सही करोगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब महाराज राजकुमार सुशील, वैभव और प्रिंस, जो तीनों राजकुमार राजकुमारी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे, उन्हें महाराज राज्य के सबसे सुंदर पहाड़ों की सुंदरता दिखाने के लिए जाने के लिए कहते हैं। उसे सुन उनमें से राजकुमार सुशील महाराज से, महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हमें पहाड़ियों की सुंदरता देखने में कोई रुचि नहीं है, तो हम वहां नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। क्या आप दोनों जाना चाहोगे? राजकुमार वैभव और प्रिंस एक साथ, जी अवश्य महाराज, हमें वहां जाने से खुशी मिलेगी। अब महाराज दोनों राजकुमारों को पहाड़ी इलाके में भेजने का प्रबंध कर देते हैं, जहां रास्ते में ही राजकुमारी एक भिखारी का रूप धारण कर भीख मांगने का नाटक कर रही थी। तभी राजकुमार प्रिंस के मन में एक सवाल आता है और वो मन ही मन, अरे ये क्या, हम यहाँ पिछले 7 दिनों से हैं, हमने इस राज्य में एक भी गरीब इंसान को नहीं देखा, तो ये औरत यहाँ भीख कैसे मांग रही है? मन में सोच विचार कर उनके साथ आए हुए एक सैनिक से राजकुमार प्रिंस, सैनिक, जरा जाकर उस भिखारन को यहाँ तो लेकर आना। राजकुमार प्रिंस की बात सुनकर राजकुमार वैभव उनसे, अरे ये क्या, आप एक भिखारी से बात कर अपना दिन क्यों खराब करना चाहते हो भला? हम पहाड़ियों की सुंदरता देखने जा रहे हैं। वो कितनी कुरूप है देखो, और तो और वो कई रोगों से भरी भी लग रही है। चलो हम आगे चले जाते हैं। नहीं नहीं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाइए, हम उससे बात करना चाहते हैं। तभी राजकुमार वैभव वहां से चले जाते हैं और राजकुमार प्रिंस वहीं पर उस भिखारन से बात कर रहे थे, उसकी पूछताछ करते हैं और उसकी मदद कर वहां से चले जाते हैं। ये देख राजकुमारी राजकुमार प्रिंस को अपने पति के रूप में चुनती है। वो महाराज के पास जाकर उनसे, पिताजी, आज आपकी प्रतीक्षा खत्म हो चुकी है, हमने हमारे वर को चुन लिया है। आखिर कौन है वो खुशनसीब, बुद्धिमान, शक्तिशाली इंसान जिसे हमारी राजकुमारी ने चुना है? पिताजी, वो तो हम कल स्वयंवर के स्थान पर ही बताएंगे। अब महाराज सारे राज्य में राजकुमारी के विवाह की बात को सैनिकों के सहारे फैला देते हैं, पूरे राज्य के लोगों को आमंत्रित करते हैं। अब वो मंगल घड़ी पास आ रही थी। सभी राजकुमार उत्साहित थे कि आखिर वो कौन होगा जिसे राजकुमारी अपने वर के रूप में चुनेंगी। राज दरबार में आज सब कुछ मंगल चल रहा था। राज दरबार पूरी तरह से भरा था। आखिर उनके राज्य की लाडली राजकुमारी की शादी जो थी, सभी राज्य के राजकुमार सज धज कर राज दरबार में पहुंच चुके थे। अब राजकुमारी भी एक दुल्हन की तरह तैयार होकर राज दरबार में आती है। तभी महाराज, ये हमारा भाग्य है कि आप सभी यहाँ राजकुमारी के स्वयंवर में आए। आज हमारी पुत्री सुमित्रा अपने लिए योग्य वर का चुनाव करेगी। पुत्री सुमित्रा, तुमने जो भी वर अपने लिए चुना है, उनके गले में ये वरमाला डाल दो। महाराज के ऐसे कहते ही राजकुमारी सुमित्रा राजकुमार प्रिंस के पास जाती है और उन्हें वरमाला पहना देती है। महाराज सुमित्रा की शादी बड़े धूमधाम से करवाते हैं और उनके राज्य के भावी महाराज राजकुमार प्रिंस होंगे, इसकी घोषणा भी करवा देते हैं।